हेलो स्टूडेंट्स। चलो देखिए बेटा, वैसे आप सबको एक बात बता देता हूँ। कल स्कूल का रिजल्ट आ चुका था, यानी साइंस साइड का रिजल्ट आया था और हमारी संस्था का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है बेटा। बहुत ही अच्छे नंबर्स आए लड़कियों के और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आप लोग भी, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर ऐसी ही परफॉर्मेंस दें तो बड़ी अच्छा लगेगा हमें। और दूसरी बात बेटा, बच्चों ने इस हिसाब से नंबर अपने अर्जित किए हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कि बच्चों ने एंड के 3-4 महीने में इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि उन्होंने पूरा रिजल्ट ही चेंज कर दिया। मतलब जिन स्टूडेंट से हमें आस थी उन्होंने कम करके, और जिनसे आस नहीं थी या आस थोड़ी बहुत थी उन्होंने ज़्यादा बेटर किया है। ठीक है बेटा, तो काफ़ी अच्छे नंबर गए भरतपुर में। लगभग सभी स्कूलों को स्कूल ने टक्कर दी है, वैसी बात नहीं है। चलिए, तो बेटा मैं लास्ट क्लास में जब आपके लिए बात कर रहा था तो मैं बता रहा था कि आपको मैं जब भ्रूण का परिवर्तन बताऊंगा, तो एक्चुअल में बेटा वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाया जाता है एक्चुअल में, जिसके लिए मेरा और आपका रूबरू होना चाहिए वहां पर। तो उस टॉपिक को मैं आपको ऑफलाइन क्लास में ही समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर नंबर 3 का मैं कंप्लीट आज आपके लिए रिवीजन कराता हूं। यानी कि जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 में कोई वीडियो नहीं देखी है, या फिर वो लेट जुड़ पाए हैं, या फिर किसी का स्किप हो गया है, किसी की समझ में नहीं आया है, तो आज इस क्लास में मैं चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीटली रिवीजन कराऊंगा आपके सामने। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है बेटा आज की, और इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। तो अब आप आसानी से अपने घर में एक साइड बैठ जाइए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए बेटा। चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और बहुत ही शानदार क्लास है, और एक एक चीज को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा बेटा, हाँ इस टॉपिक को मैं अभी के लिए रख रहा हूं, और इस टॉपिक को मैं जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे सबसे पहले इसी टॉपिक को मैं कराऊंगा। तो बेटा याद रखना है, ये टॉपिक आप इसके लिए 1.5 से 2 पेज छोड़ सकते हो। 1.5 से 2 पेज इसके लिए आप रहने दो, उसके बाद से आप स्टार्ट कर लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि इस टॉपिक को क्या है कि अगर मैं आप एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे बेटा। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि इस टॉपिक को मैं आपको जैसे ही आप ऑफलाइन क्लास होगी तुरंत आपके लिए करा दूंगा। तो उससे पहले मैं आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूं, तो बैठ जाइए और समझिए बेटा, और अपने नोट्स हो तो नोट्सों को खोलकर देखिए। और स्टार्ट करता हूं मैं चैप्टर के नाम से ही, परागण। ठीक है बेटा, क्या होता है परागण, समझिए बेटा। परागण बेटा एक क्रिया है। क्या है परागण? परागण एक क्रिया है। कैसी क्रिया है बेटा ये बेटा याद रखना है आपको, ये एक माध्यम के द्वारा होने वाली क्रिया है। किसके द्वारा होने वाली क्रिया है? माध्यम के द्वारा होने वाली क्रिया है। माध्यम के रूप में कौन कौन हो सकता है बेटा? माध्यम के रूप में यहां पर जल हो सकता है, वायु हो सकता है, और क्या हो सकता है? पक्षी हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं। तो आदि के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। माध्यम कैसे हो सकते हैं? जैविक और अजैविक, यानी कि जीवित वाले भी हो सकते हैं सजीव के रूप में, और निर्जीव के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इस परागण की क्रिया में होता क्या है तो वो आप समझिए। नर जननांग पुंकेसर के, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई नर जननांग होता है पुंकेसर, तो नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से, किससे बेटा? परागकोश से। नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से, किसी को कोई प्रॉब्लम? पराग कणों का निकलकर, नर जननांग पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर मादा जननांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना? यानी कि सर परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है बेटा? परागण कहलाता है। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे समझिए कि जो परागण की जो क्रिया है ये कितने प्रकार की होती है? तो परागण की क्रिया होती है 2 प्रकार की, स्वपरागण और परपरागण। क्या बेटा? स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण में क्या होगा कि सर जब परागण की क्रिया, सुनना है, एक तो स्वपरागण और एक परपरागण।
तो स्वपरागण का मतलब क्या है कि सर जब परागण की क्रिया एक ही पादप के अंदर हो। नहीं समझे भाई, जब परागण की क्रिया एक ही पादप के अंदर होगी तो इसे बोला जाता है बेटा कौन सा, स्वपरागण। और जब परागण की क्रिया दो अलग अलग पादपों के मध्य होगी तो उसको बोला जाता है परपरागण। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने परागण की परिभाषा समझा दी। और परागण के दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। देखो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इंग्लिश में जो परागण को होता है उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब आगे देखिए बेटा कि जो स्वपरागण होता है ये भी पुनः दो प्रकार का होता है। स्वपरागण भी पुनः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? स्वपरागण के पुनः दो प्रकार होते हैं, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन में क्या होता है बेटा? स्वयुग्मन में याद रखना है, अच्छा, स्वपरागण के कितने प्रकार हैं? दो, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। अब देखो, हमने क्या देखा था कि स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पादप के अंदर परागण की क्रिया होती है। लेकिन स्वयुग्मन में क्या होगा, एक ही पादप के एक ही पुष्प में, एक ही पादपों के एक ही पुष्प में। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां पर? तो स्वयुग्मन का आपको याद रखना है, एक ही पादप के एक ही पुष्प में जब परागण की क्रिया हो तो बेटा उसे स्वयुग्मन कहा जाता है। और सजात पुष्प परागण में जब एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य हो, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य जब परागण की क्रिया हो तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? अब क्या पढ़ेंगे हम स्वयुग्मन के लिए अनुकूलन और परपरागण के लिए अनुकूलन। मतलब स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन हो सकते हैं और परपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन हो सकते हैं। देखो बेटा, स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन हो सकते हैं वो क्या हो सकता है? द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। और क्या होना चाहिए? समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता, ये परिभाषा अगर आ जाए तो आप बता सकते हो ना बेटा कि सम यानी समान, काल यानी समय, समान समय पर परिपक्व होना। तो नर एवं मादा युग्मक का समान समय पर परिपक्व होना ही क्या कहलाता है? समकाल परिपक्वता कहलाता है। ओके बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये किसके अनुकूलन है? स्वपरागण के। भाई द्विलिंगी होना, समकाल परिपक्वता होना और अनुन्मीलता होना। अनुन्मीलता, ये किसी गर्ल्स ने डाउट पूछा था कि सर अनुन्मीलता क्या होती है? तो याद रखना है, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं। अरे जो खिलेंगे ही नहीं तो उनके अंदर नर है और उन्हीं के अंदर मादा है, तो वहां पे तो स्वयुग्मन होगा ही होगा बेटा, यानी स्वपरागण होगा ही होगा। तो अनुन्मीलता का मतलब क्या था? ऐसे पुष्प जो ओपन नहीं होते, नेवर विल बी ओपन। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या थे बेटा? स्वपरागण के अनुकूलन थे। अब देखते हैं परपरागण। अच्छे से देखते रहिए बेटा, वेरी गुड। अब परपरागण में क्या होगा बेटा? देखिए परपरागण में क्या होगा, ये एक पौधा है, यानी ये एक पादप है और ये एक पादप है। इन दो पादपों के मध्य क्या हो, जब परागण की क्रिया हो तो उसे बोलते हैं परपरागण।
ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा जी, अब इसके लिए अनुकूलन क्या होंगे? तो इसके लिए अनुकूलन देखो बेटा, इसके लिए अनुकूलन होते हैं, वहां पर द्विलिंगी था तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक लिंगी पुष्प। वहां पर समकाल परिपक्वता है तो यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, भिन्न काल परिपक्वता। क्या हो जाएगी, भिन्न काल परिपक्वता। अब देखो बेटा, जो भिन्न काल परिपक्वता है ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो पुंपूर्वता, कैसी, पुंपूर्वता, यानी कि यदि पहले पुंकेसर परिपक्व हो गया तो इसे बोलते हैं बेटा पुंपूर्वता, और यदि पहले स्त्री केसर डेवलप हो गई तो इसे बोलते हैं स्त्री पूर्वता। तो पर परागण के लिए जो अनुकूलन है भिन्न काल परिपक्वता, ये कितने प्रकार की होती है, दो, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। ये दोनों डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको याद रखनी है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, ये बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पुंपूर्वता में क्या होता है कि सर जब पहले पुंकेसर विकसित हो जाए यानी परिपक्व हो जाए स्त्री केसर से तो इसे पुंपूर्वता बोलते हैं, और पहले स्त्री केसर विकसित हो जाए पुंकेसर तो इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी चीज समझ में नहीं आई हो तो बेटा पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता की कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और क्या हो सकता है इसमें, हरकोगेमी, एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आती है हरकोगेमी। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो याद रखना है हरकोगेमी किसमें सहायता करती है, पर परागण के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा हरकोगेमी में क्या होता है, किसी संरचनात्मक अवरोध के कारण कोई ऐसा बैरियर आ जाए, अवरोध आ जाए, कोई रुकावट आ जाए जिसके कारण वर्तिकाग्र और परागकोश का आपस में क्या हो, मिलन नहीं हो पाए। मिलन का मतलब कि परागकण वहां तक पहुंच नहीं पाए, उस तक बेटा भौतिक अवरोध के कारण परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाए, तो उसको बोलते हैं बेटा हरकोगेमी। आगे बेटा बात समझ में, तो हरकोगेमी भी किसमें बढ़ावा देता है, पर परागण में बढ़ावा देता है। एक चीज होती है स्वबंधता, स्वबंधता कह लो या स्व अनिश्चितता बोल दो, मैंने बताया हो तो आपको याद हो, स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता में क्या मतलब क्या होता है, जब खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र को ही निषेचित नहीं कर पाए, यानी कि उसकी वर्तिकाग्र उनको एक्सेप्ट नहीं करे, एक ही पादप की वर्तिकाग्र उसी पादप के परागकणों को जो स्वीकार नहीं करे, तो उसे बोलते हैं बेटा स्वबंधता या स्व अनिश्चितता। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? अरे बताइए, देख लीजिए बेटा एक बार, आप प्रॉपर पहले तो नोट्स अपने साथ बनाइए, नोट्स क्लियर होनी चाहिए आपकी, सबसे बड़ी बात बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखते हैं एक चीज होती है विषम वर्तिकात्व। क्या होता है बेटा, विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या है, तो विषम वर्तिकात्व का मतलब बेटा कि या तो पुंकेसर लंबा हो, वर्तिका छोटी हो, या वर्तिका बड़ी हो, पुंकेसर छोटा हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, विषम वर्तिकात्व कहा जाता है। आगे बेटा बात समझ में, तो याद रखना है पुंकेसर और वर्तिका दोनों की लंबाई में अंतर आए, पुंकेसर और वर्तिका दोनों की लंबाई में यदि अंतर आए तो इसे विषम वर्तिकात्व कहा जाता है, ठीक है बेटा। और विषम वर्तिकात्व भी किस में सहायता करता है, ये भी बेटा पर परागण में सहायता करता है, ठीक है बेटा।
तो ये तो हो गई बात स्वपरागण और परपरागण की। अब आपने देखा हो तो याद हो तो आपको परपरागण की विधियां पढ़ी थी बेटा, आपने क्या पढ़ी थी? विधियां। पक्षी परागण, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण। अब उनके बारे में देखते हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? ठीक है, उनके बारे में देखें तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जैसे मान के चलो हम सबसे पहले जल परागण को ले लेते हैं। जल परागण, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जल परागण यानी कि जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा हो तो जल परागण। ठीक है बेटा? अरे यही तो कहेंगे, नहीं कहेंगे? अच्छा, एक तो आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो कि बेटा नहीं चल रहे हो? साथ में साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना है आपको प्रॉपर। फिर कह रहा हूं आपसे बार बार यही चीज बोलता हूं मैं, नोट्स बनाओ। अब तो देखो बेटा अनलॉक की प्रक्रिया हो चुकी है, आप अपनी बुक्स ले आइए मार्केट से जाके। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बुक्स भी नहीं लेके आए, तो सभी के पास बुक्स होनी चाहिए। पहली बात तो आप किताब खोल के देखो बेटा, सब चीज आपको मिल जाएगी बुक में। यस और नो? हाँ बेटा, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? 2-3 स्टूडेंट्स की तो मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो तो क्लास ले ही नहीं रहे हैं। बस 10-5 स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जो बेचारे हमें मैसेज करते हैं और तुरंत बता देते हैं यस सर यस सर यस सर। बाकी के तो आराम से मजे मार रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जब स्कूल वालों ने आपके लिए क्लासें चलवा रखी हैं। अब देखिए कल रिजल्ट आया, रिजल्ट में गर्ल्स सबसे अव्वल रही। न्यूज़पेपर में गर्ल्स यहाँ की अव्वल, गर्ल्स यहाँ की अव्वल और गर्ल्स यहाँ की अव्वल। तो सभी जगह लड़कियों का स्थान बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए बेटा पूरी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समझ रहे हो ना? तो देखिए बेटा, तो वही नोट्स वाली बात है, नोट्स वाली बातों को आप ध्यान रखो, प्रॉपर अपनी नोट्स बनाइए बेटा, और अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करा करो। और जब आपके लिए सुविधा दे रखी है, आप मैसेज करके डाउट अपना पूछ सकते हो भाई, पर्सनल मैसेज डाल के, वन सर हमारा ये डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर दो। चलिए, तो बेटा अब देखते हैं हम जैसे जल परागण। तो भाई जब जल के द्वारा परागकणों का जब स्थानांतरण हो तो उसे जल परागण कह दिया जाता है, या है ना बेटा? अब जल परागण भी बेटा 2 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। जल परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है जल के अंदर, और एक होता है जल के ऊपर। अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण क्या होता है? जब जल के अंदर परागण की क्रिया संपन्न हो तो उसको बोला जाता है अधोजल परागण। और जब परागण की क्रिया जल के सतह पर हो तो उसे बोलते हैं अधिजल परागण। क्या बोलते हैं बेटा? अधिजल परागण। तो जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो तो उसे अधोजल परागण कहते हैं, और जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो उसे अधिजल परागण कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब उसके बाद देखिए जैसे कि जल परागण। अब जल परागण को कहते क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ये जो, अच्छा सुनिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन कभी भी बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे करके आए कि जल परागण, पक्षी परागण, वायु परागण। क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं आता है बेटा। क्वेश्चन जो बनता है वो अलग वे में बनता है। कैसे? हाइड्रोफिली। अब जब तक तुम्हें इसका नाम ही नहीं पता होगा बेटा, तब तक तुम आंसर लगा ही नहीं पाओगे। तो हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? हाइड्रोफिली का मतलब है जल परागण। ऐसे ही बेटा पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, कीट परागण, एंडेमोफिली। तो ये आपको 2-3 तो याद रखने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो बेटा? आइए कि नहीं? वायु परागण, एनीमोफिली। आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? बता। तो जल परागण को कहा जाता है हाइड्रोफिली, वायु परागण को कहा जाता है एनीमोफिली, और कीट परागण को कहा जाता है एंटेमोफिली, और बेटा पक्षी परागण को कहा जाता है ऑर्थिनोफिली। क्या कहा जाता है? ऑर्थिनोफिली। आप चाहे तो फेयर कॉपी के ऊपर वाले पेज पर लिख सकते हो। कैसे? कि सर जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं, वायु परागण को एनीमोफिली बोलते हैं, एंटेमोफिली कीट परागण को कहा जाता है, और ऑर्थिनोफिली पक्षी परागण को
कहा जाता है। ये आप लिख सकते हो। आ गई बेटा बात समझ में? अब देखिए जैसे जल परागण को मैंने बता दिया, वायु परागण कि सर जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न हो तो इसे वायु परागण कहते हैं। ठीक है। अब जब वायु परागण, तो याद रखना है जब वायु के द्वारा पराग कणों का स्थानांतरण होगा तो परागकण बहुत अधिक संख्या में बनने चाहिए। तो ये याद रखना है, वायु परागण के दौरान पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है तो उस दौरान परागकण बहुत अत्यधिक मात्रा में, परागकण बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। तो वायु परागण के दौरान परागकणों की संख्या काफी मात्रा में उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। और परागकण कैसे होने चाहिए बेटा? हल्के होने चाहिए। भाई कैसे परागकण होने चाहिए? हल्के होने चाहिए। हल्के से मतलब क्या है भाई? जब कम वेट के होंगे तब तो वो आसानी से उड़ के जा सकते हैं। अब तो बड़ी बेटा कि 1 किलो का एक ही परागकण है, तो भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है। उसके लिए तो फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा टेम्पू लेकर। टेम्पू लेके गए और वहां की सर परागकणों को रख लिया और रखने के बाद सर अब ले जा रहे हैं दूसरे पादप की वर्तिकाग्र तक। तो ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं। तो ये आपको याद रखना। ठीक है। तो परागकण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, कम वजन वाले होते हैं और संख्या में अधिक बनते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कि वर्तिका उनकी कोई आंख लग रही हो बेटा, कि नहीं सर उन्होंने चश्मा लगा रखा है वो सीधे वर्तिकाग्र पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अत्यधिक संभावना, मतलब कि बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बनाते हैं उन परागकणों को, तब जाके 1 या 2 परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं, जिससे कि वर्तिकाग्र निषेचित हो जाती है। आगे बेटा बस। अब उसके बाद आगे देखें तो आगे अब आता है वायु परागण हो गया, जल परागण हो गया। आप देखते हैं कीट परागण के बारे में। किसके बारे में बेटा? कीट। जैसे कि नाम से क्लियर हो ही रहा है कि जब परागकण का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा हो, तो उसे कीट परागण कहते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है। अच्छा, कीट परागण को वैसे क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। क्या कहा जाता है बेटा? एंटेमोफिली। अरे कीट परागण को क्या कहा जाता है? एंटेमोफिली। ओके स्टूडेंट्स, यहां से जो एक क्वेश्चन बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। देखो, कीट परागण याद रखना है, जो 80% जो कीट परागण होता है ठीक है बेटा, ये वाला आपको क्वेश्चन याद रखना। ठीक है बेटा, कि 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है बेटा? मधुमक्खियों के द्वारा। अब उसके बाद एक बात और याद रखना कि क्या इनके पराग कणों की कोई विशेषता है? क्या इनके पराग कणों की कोई विशेषता है? तो आपको याद रखना है, इनके पराग कणों पर एक तैलीय परत पाई जाती है। याद आया किसी को? अरे किसी को याद आया क्या? इनके पराग कणों के ऊपर क्या पाई जाती है? तैलीय परत, जिसका नाम क्या है? बता दो बेटा।
जिसका नाम क्या है? पॉलन किट परत। ये पॉलन किट परत कीट परागण के जो परागकण हैं उन परागकणों पर पाई जाती है। क्या करती है? ये चिपचिपापन प्रदान करती है परागकणों को। तो जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा आके बैठेगा तो वो परागकण उसकी पैरों से चिपक जाएंगे और चिपक जाएंगे, फिर दूसरे परागकण पर जाए मतलब कि पुष्प पर जाएंगे तो वहां पर वो स्थानांतरित आसानी से हो जाएंगे। तो इसका मतलब कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर, कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर पॉलन किट पाई जाती है और ये पॉलन किट कीट परागण में सहायता करती है। उनको विशेष गंध प्रदान करती है, उनमें से स्मेल आती है, वो भी इसी की वजह से। रंग प्रदान होती है, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, रंग बिरंगे। अब भाई जब हाँ एक बात और याद रखना, कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, तभी तो उन पर कीड़े मकोड़े आके बैठेंगे भाई। अब जिनका कलर ही अट्रैक्टिव नहीं है तो वो उन पर कीड़े मकोड़े थोड़ी आके बैठते हैं। तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं ये कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, ताकि इन पर कौन आकर बैठ जाए बेटा? कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाए। आगे बेटा बात समझ? तो ये आप याद रखोगे। अब इसके बाद क्या है बेटा? ये मैंने आपको चीजें बताई दी। अब आप देखिए कि निषेचन, अब जब निषेचन होगा तो पराग निषेचन होगा तो परागकणों का अंकुरण होगा, और परागकणों का अंकुरण कहां पे होता है? वर्तिकाग्र पर। याद रखना है आपको, परागकणों का अंकुरण कहां पर होता है? वर्तिकाग्र पर। ठीक है बेटा। उसके बाद और आगे की बात सुनिए कि जब परागकणों का अंकुरण हो जाएगा तो वहां से क्या निकलेगी? पराग नलिका। क्या निकलेगी बेटा? पराग नलिका। वो पराग नलिका वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में जाएगी। किसके माध्यम से? वर्तिका के माध्यम से। तो मैंने बताया था कि वर्तिका ठोस भी हो सकती है, वर्तिका ठोस भी हो सकती है। तो उसमें एक पैक्टिनेज एंजाइम होता है, वो पैक्टिनेज एंजाइम उस वर्तिका को घोल देगा और घोलने से उसमें रास्ता बन जाएगा। ये बात हो गई। एक बात और बताई थी, याद हो तो, कि पराग नलिका जो उस वर्तिकाग्र में सीधी वृद्धि ही क्यों करती है? दोबारा सुनिए, सब सुनिए, ध्यान से सुनिए। पराग नलिका वर्तिकाग्र में सीधे नीचे की ओर ही वृद्धि क्यों करती है? मुड़ नहीं जाती, इधर नहीं चली जाती, उधर नहीं चली जाती। इसके लिए वहां पर कौन होते हैं? बिल्कुल सही बात, अच्छे आंसर दे रहे हैं। बोरोन पार्टिकल, बोरोन कण होते हैं। ये बोरोन कणों की वजह से वो सीधी इसमें क्या करती है बेटा? प्रवेश कर देते हैं। ठीक है बेटा। और बताइए, अब जब वो अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी तो अंडाशय से वह कहां पे प्रवेश करेगी? बीजांड में। किस में प्रवेश करेगी? बीजांड में। और ये टॉपिक मैंने आपके लिए मोस्ट लगवाया है, देख लो आप अपनी नोट्सों में। क्या? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। भूल गए? अरे भूल गए क्या? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है? 3। कौन कौन सा? नहीं पता? अरे कौन कौन सा? बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। जब परागनल का बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो उस ऐसे प्रकार के प्रवेश को बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। यदि वो निभाग से प्रवेश करे, निभागीय सिरे से, तो इसे बोलते हैं निभागीय प्रवेश। और जब वो अध्यावरणों से प्रवेश करे तो उसे बोलते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है बेटा। बीजांड की संरचना हमने आपको बताई दी है। बीजांड की संरचना तो चैप्टर में बता दी थी, सेकंड में। याद है कि नहीं है? हाँ सही बात, याद है बिल्कुल। तो बीजांड के अंदर परागनलिका का प्रवेश। बीजांड के अंदर से परागनलिका जब प्रवेश कर जाएगी तो बीजांड के अंदर कौन होते हैं? भ्रूणकोश। अरे कौन होता है बेटा? भ्रूणकोश। अब जब भ्रूणकोश होता है तो वो भ्रूणकोश में भी प्रवेश करेगी। अब भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेगी बताइए, बताओ। नहीं मालूम? भ्रूणकोश में या तो वो अंड कोशिका से हो जाएगी सीधी, या फिर वो सहायक कोशिकाओं के बीच से जाएगी, या फिर भित्ति को तोड़ते हुए जाएगी। आगे बेटा बात समझ में? ठीक है। और जैसे ही उसमें भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, याद है, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के दौरान वो फट जाएगी। परागनलिका का आगे वाला शीर्ष भाग फट जाता है, और फटने के बाद कितने नर युग्मक मुक्त कर देती है? 2।
कितने नर युग्मक मुक्त करती है? 2। कौन? परागनलिका। कहाँ? भ्रूणकोश में। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। ठीक है। उसके बाद मैंने हेडिंग कराई थी दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। आ गया बेटा एंड का टॉपिक, दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। दोहरा निषेचन क्या था कि सर एक नर युग्मक तो जुड़ जाए अंडकोशिका के साथ और दूसरा नर युग्मक जुड़ जाए ध्रुवीय केंद्रक के साथ। दोहरा निषेचन में क्या था कि सर एक नर युग्मक तो जुड़ जाए अंडकोशिका के साथ और दूसरा नर युग्मक जुड़ जाए ध्रुवीय केंद्रक के साथ। तो 2 बार निषेचन हुआ, जिसके फलस्वरूप हमने इसे दोहरा निषेचन नाम दिया। दोहरा निषेचन आवृत बीजी पादपों में ही होता है बेटा, याद रखना है। त्रिसंलयन कि सर द्वितीय केंद्रक था, जो ध्रुवीय केंद्रक था वो ऑलरेडी 2 केंद्रकों के जुड़ने से मिला था और उसमें नर युग्मक और जुड़ गया, तो वो 3n हो गया। और 3n कौन होता है बेटा? भ्रूणकोश। 3n के फलस्वरूप क्या बना था? भ्रूणकोश, जिसके बारे में सर आपने लास्ट क्लास में बताया था, भ्रूणकोश के भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक। तो ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है बेटा? त्रिगुणित। तो यहां तक की बात मैंने आपको बताई है। अब बेटा लास्ट क्लास जो मैंने मेंशन की थी वो आपके लिए की थी भ्रूणपोष को लेकर। किसको लेकर? कि भ्रूणपोष। जो भ्रूणकोश होता था ये कितने प्रकार का होता था बेटा? केंद्रीय, ये 3 प्रकार का क्या होता है बेटा? भ्रूणकोश होता है। पहला होता है केंद्रकीय, दूसरा होता है कोशिकीय और तीसरा होता है हेलोकीय। तो ये 3 प्रकार का क्या होता है बेटा? भ्रूणकोश होता है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज की क्लास का रिवीजन बेटा, और शायद उम्मीद करता हूं सबने अपना क्लियर कर लिया होगा बेटा। और अब इससे आगे मैं चैप्टर नंबर 4 को लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखना है हम अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 तैयार करेंगे, क्योंकि बेटा 3rd का एक टॉपिक मैंने आपकी वजह से छोड़ रखा है। उसे मैं जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लास प्रारंभ हो जाएंगी, प्रारंभ होते ही मैं उस टॉपिक को करा दूंगा। तो तब तक बेटा देखते रहिए और पढ़ते रहिए अपना। और इससे आगे अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 4 के साथ आपकी स्टार्टिंग कराऊंगा। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 4 के साथ, जो चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा वो आप याद रखना। उस चैप्टर नंबर 4 ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बेटा पादप जनन की विशिष्ट विधियां। सुन सकते हो आप, पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर बेटा पहली यूनिट है। एक यूनिट बनती है 4 चैप्टर को मिला करके। तो जैसे ही आपका 4th चैप्टर हो जाएगा, 4th चैप्टर होने के बाद आपकी एक यूनिट, एक इकाई कंप्लीट हो जाएगी, पहली इकाई। ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है कि पादप जनन की विशिष्ट विधियां, कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा पादप जनन होता है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, लगभग 3 से 4 क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 3rd का जो एक टॉपिक है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। उस टॉपिक को मैं तुरंत बेटा ऑफलाइन क्लासेज होते ही आपको करा दूंगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे।